25 मार्च 2026 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने ईरान को टैग किया, अमेरिका को टैग किया और यूएस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ को टैग किया और कहा कि पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। जो नेगोशिएशन चल रही है, जो मीडिएशन हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके लिए पाकिस्तान एक हमवार ग्राउंड है और पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद मेजबानी के लिए तैयार है। But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very good discussions, and you have to understand, I know. और उसी दिन ब्लूमबर्ग ने, एनपीआर ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने, एनबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट मीडिएटर के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं ताकि ईरान और अमेरिका को टेबल पर लाया जा सके और इनकी मुज़ाकरात कामयाब कराए जा सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन आज से 2 दिन पहले, तकरीबन 3 दिन पहले एक ट्वीट किया ट्रूथ सोशल पे और कहा कि ईरान के साथ प्रोडक्टिव डिस्कशन, प्रोडक्टिव टॉक्स चल रही हैं। और उस ट्वीट के ठीक 15 मिनट पहले किसी ने स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रेंट के फ्यूचर्स में डील की। 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट में पेनिट्रेट करता है यूएस प्रेसिडेंट की ट्वीट के बाद। I want to kind of zoom in on this area here. So I'll kind of zoom in so you can see this is just the volumes of people going into that oil market and kind of for the most part selling after that Donald Trump post. You can see there's this real spike in activity. A lot of people going in there, kind of this frenzy, and that's the kind of flip side of prices. लेकिन उस ट्वीट से 15 मिनट पहले किसी ने फ्यूचर्स में ट्रेड किया और 580 मिलियन डॉलर्स कमाए। अब ये जो कुछ हो रहा है इसके बारे में नोबेल प्राइज विनर पॉल क्रोगमैन कहते हैं कि जो कुछ स्टॉक मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के आसपास हुआ है उसके लिए सिर्फ एक लफ्ज है और उस लफ्ज को ट्रीजन कहते हैं, उसे गद्दारी कहते हैं। लेकिन यहां पर समझना यह जरूरी है कि ईरान के इन मुज़ाकरात को लेकर बहुत से एंगल्स हैं, लेकिन 3 एंगल्स आपके लिए जरूरी है। पहला ये कि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल क्यों प्ले कर रहा है। क्या ये रोल इसलिए प्ले कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया है? क्या ये डिसीजन उनकी तरफ से इनिशिएट होता है या ये डिसीजन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से इनिशिएट होता है या ये डिसीजन कहीं और से इनिशिएट होता है कि पाकिस्तान मेजबानी के फराइज अंजाम देगा? दूसरा सवाल जो यहां पर खड़ा होता है कि इस डील में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्रोडक्टिव टॉक्स चल रही हैं, दूसरी तरफ ईरान कहता है कि फेक न्यूज है, कोई डायरेक्ट बात नहीं हो रही। और ईरान क्या इस सब कुछ होने के बावजूद बात करना चाहता है? फिर तीसरा एंगल जो सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आपको थोड़ा सा तारीख में जाना होगा कि जब हमास की नेगोशिएशन चल रही थी और इस्राइल ने नेगोशिएशन पे मीडिएटर्स पर अटैक किया, तो क्या इस्राइल जो चाहता है कि ये पीस टॉक्स ना हो पाए, अमन कायम ना हो पाए, क्या ये चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा? यानी ईरान की जंग को लेकर सवाल बहुत सारे खड़े हो गए। क्या पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक किंग माना जा सकता है? पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में क्यों है? ईरान बार बार मुज़ाकरात को रिजेक्ट क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप क्या मुज़ाकरात चाहते हैं या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करना? और इस सब के अंदर क्या इस्राइल अपनी उसी हरकत को रिपीट कर सकता है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। चंद दिनों पहले मैंने आपके लिए अली लारेजानी की शहादत पर एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद आज ईरान के ऊपर हम दोबारा बात कर रहे हैं और इतने दौरानिये के अंदर इस जंग के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। 17 मार्च को इजरायली स्ट्राइक होती है और उस स्ट्राइक के नतीजे में अली लारेजानी अपने बेटे मुर्तजा समेत शहीद हो जाते हैं। उस पर एक कंजर्वेटिव ईरानी जर्नलिस्ट ने अल जजीरा को बताते हुए कहा है कि उनकी शहादत के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और डिप्लोमेसी के चांसेस बड़ी हद तक कम हो चुके हैं। उसके फौरन बाद अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि कोई शहीद भी हो जाए, कोई मर भी जाए तो सिस्टम स्ट्रांग है, सिस्टम चलता रहता है।
22 मार्च को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया ईरान को और कहा कि अगले 48 घंटे के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए, वरना हम ईरान के पावर प्लांट्स पर बॉम्बिंग करेंगे। उसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर तुम हमारे पावर प्लांट्स पे बॉम्बिंग करोगे तो हम गल्फ में मौजूद जितने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको उड़ा देंगे। अब उन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स का मतलब क्या है कि 10 करोड़ लोगों को गल्फ में पानी मिलना बंद हो जाएगा। ठीक 24 घंटे के बाद 23 मार्च को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पलटी खा जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं और अच्छी कहानी हो रही है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कहानी है जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसे किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। इसको रिपोर्ट किया है सिर्फ फॉर्च्यून मैगजीन ने और इसकी टाइमलाइन देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 23 मार्च की सुबह 6:49 पर यानी 6:49 पर एक डील ट्रेड होती है। $580 मिलियन के ऑयल फ्यूचर्स, 6,200 ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास के कॉन्ट्रैक्ट्स 1 मिनट में ट्रेड होते हैं और इसे ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट करता है। 6:50 तक ये ट्रेड कंप्लीट हो जाती है और फिर 7:04 पे यानी ठीक 15 मिनट के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट that the US and Iran have had very good and productive conversations. इसके फौरन बाद पता क्या होता है? S&P 500 फ्यूचर्स ये 4% बढ़ जाता है, डो जोन्स 1000 पॉइंट बढ़ जाता है, ऑयल की प्राइस जो उस वक्त $109 पर ट्रेड कर रही थी वो $89 पे आ जाती है, यानी 10% सीधा गिर जाती है। और उसके बाद फॉर्च्यून मैगजीन कहता है कि $1.7 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेट करता है और कोई तो है जिसने सारी डील के अंदर $580 मिलियन कमाए हैं। नोबेल प्राइज विनर पॉल क्रुगमैन फॉर्च्यून मैगजीन को कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसके लिए सिर्फ एक लफ्ज है और वो लफ्ज है ट्रीजन, गद्दारी। ये है इनसाइडर ट्रेडिंग और इस इनसाइडर ट्रेडिंग में पता है कौन फंसता है? इसमें फंसते हैं आप जैसे लोग, इसमें फंसते हैं मुझ जैसे लोग। लेकिन ये जो अरबाब इख्तियार है, ये जो एलीट्स हैं, इनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब यहां पर मैं आपको अपना टेक देता हूं। मुझे नहीं पता कि मार्केट मैनिपुलेशन हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो किसने की है, लेकिन एक पैटर्न मौजूद है कि हमेशा दुनिया के एलीट्स ऐसे मौकों पर अपनी जेबें भरते हैं और अगर किसी ने जेबें भर भी ली हैं तो ये अमेरिका का प्रॉब्लम है क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स अमेरिका में अप्लाई होते हैं। सो लेट इट बी देयर प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है कि ट्रंप, जिनको मैं पहले भी कह चुका हूं अपनी कई वीडियोस में, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। ट्रंप एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल इंसान है और फॉर्च्यून मैगजीन ने इसको एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया। फॉर्च्यून मैगजीन कहता है कि ये टैको ट्रेड है जो ट्रंप करते हैं, TACO। और टाको से पता क्या बनाया उन्होंने बनाया है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और आपने ये ऑलरेडी देखा है कि जब टैरिफ वॉर शुरू हुई ट्रंप ने चिकन आउट कर दिया, जब ईरान और हमास की नेगोशिएशन शुरू हुई ट्रंप ने फिर चिकन आउट कर दिया, फिर ईरान का मामला 2025 में खुला, ट्रंप ने फिर चिकन आउट कर दिया। ट्रंप का पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले एस्केलेशन करो, फिर मार्केट को मैनिपुलेट करो, मार्केट को हिलाओ, फिर फॉरेन नेगोशिएट कर लो और फिर विक्ट्री अनाउंस कर दो। ये बड़ा ही प्रेडिक्टेबल पैटर्न है और यही पैटर्न आपको एग्जैक्टली ईरान की इस नेगोशिएशन में होता हुआ नजर आता है। पीपीएस न्यूज आवर ने और IEA ने रिपोर्ट किया है कि इस जंग से पहले ईरान 1.6 मिलियन बैरल्स डेली बेसिस पर चाइना को एक्सपोर्ट करता था और चाइना के साथ ईरान की डील ऐसी थी कि जो ब्रेंट का रेट यानी ऑयल का रेट मार्केट में चल रहा होगा पर बैरल, उस पर आपको $6, $8 का डिस्काउंट दे देंगे। तो ईरान को रफली उस जमाने में जंग से पहले $65 पर बैरल मिला करते थे। लेकिन इस जंग के बाद कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया और इसे ब्लूमबर्ग ने और केपलर ने भी रिपोर्ट किया है कि जंग में सिर्फ ईरान को फायदा ही नहीं हुआ, ईरान को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है कि ईरान जितनी अपनी प्रोडक्शन करता था, जितनी एक्सपोर्ट करता था, वो 12% हिट कर जाती है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है, ये जितने इंटरनेशनल एनालिसिस आते हैं वो एग्जैक्ट चीज आपको रिपोर्ट करने की कोशिश भी नहीं करते। अब जरा आप खुद हिसाब लगाएं कि $65
पर बैरल पर जंग से पहले अगर ईरान चाइना को 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे बेचता है तो वो ज्यादा हुआ, या आज का वो सिनेरियो कि जहां पर 1.6 मिलियन बैरल्स में तकरीबन 12% का हिट ईरान को लगा, तो वो 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे 1.4 मिलियन बैरल्स पे तो आ गया। लेकिन आप ये देखें कि ऑयल का रेट कहां चला गया, $65 पे जो ईरान बेचता था अब इस जंग में $113, $109 पर ट्रेड कर रहा है। यानी अगर $100 पर ईरान ऑलरेडी जो बेच रहा है चाइना को, तो ईरान को फायदा है। तो ऐसे फायदे के मौके पर ईरान चाहे तो जितना इस जंग को प्रोलॉन्ग करेगा, ईरान को फायदा है, बाकी सारी दुनिया को इस जंग का नुकसान है। और आज 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने अपना 15 पॉइंट का एजेंडा भी भेज दिया ईरान को। अगर आप उस एजेंडा को उठाकर देखने की कोशिश करें, बहुत से पॉइंट्स मीडिया में ऑलरेडी रिपोर्ट हो रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्लांट्स अपने खत्म करेगा, मिसाइल के प्लांट्स खत्म करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, और ईरान बहुत कुछ है जो सरेंडर करेगा। अब यहां पर थोड़ी सी आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें कि ईरान अपने 6 पॉइंट्स पर मौजूद है जो कि मीडिया रिपोर्ट करता है, और 15 पॉइंट का एजेंडा न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के जरिए भेज दिया गया है, और इसको CNBC न्यूज ने भी कंफर्म कर दिया। अब सवाल यह है कि दोनों तरफ जो पार्टीज मौजूद हैं वो इस्लामाबाद तो आना चाह रही हैं शायद, लेकिन निगोशिएट करने के लिए जो पॉइंट्स हैं उस पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या ये मतलब है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बो बर्लिंघम की किताब है द नैक, इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस किताब के अंदर वो बड़ी खूबसूरत एक बात लिखता है। कहता है कि दुनिया में जो बेस्ट विन विन सिचुएशन होती है वो नहीं होती कि जिसमें दोनों पार्टीज अपनी पोजीशन पर कामयाब हो जाती हैं। दुनिया में बेस्ट विन विन सिचुएशन वो होती है जहां पर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। सो दैट डज नॉट लुक लाइक अ विन विन सिचुएशन एज ऑफ नाउ। अब यहां पर एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको रिपोर्ट किया है कि 2200 मरीन्स हैं जो USS ट्रिपोली पर और USS न्यू ऑर्लिन्स पर सवार हैं, और वो सेंट्रल कमांड के एरिया में आज 25 मार्च को एंटर करने वाले हैं। यानी 2200 मरीन्स आ रहे हैं। लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया से एक और जहाज चल पड़ा है जिसका नाम है USS बॉक्सर, और उसके ऊपर भी 2500 मरीन्स मौजूद हैं, और वो हफ्तों के अंदर यहां पर पहुंचेंगे। अब एक्सियोस रिपोर्ट करता है कि इन सारे मरीन्स का काम क्या है। जो एक्सियोस कहता है, मैं नहीं कह रहा, एक्सियोस कहता है कि इनका टारगेट ये है कि जो खर्ग आइलैंड है ईरान का, जहां से 90% ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसको टारगेट करना है। लेकिन इसके ऊपर टाइम मैगजीन ने पता क्या कहा? टाइम मैगजीन कहता है कि ये ईरान की सरहद से 15 माइल्स है। अगर इस आइलैंड पर यूएस के मरीन्स भी मौजूद होंगे तो वो हर वक्त बम्बार्टमेंट का शिकार होते रहेंगे, और यहां बैठकर कोई जंगी जुनून करना आसान नहीं होगा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जब आपको यह पता हो कि 2200 मरीन्स आज लैंड कर रहे हैं, इसके अलावा मजीद 2500 मरीन्स आने वाले हैं, ये सब ईरान के बॉर्डर्स पर आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है? ईरान कैन नॉट रीड दैट? क्या ईरान को नजर नहीं आ रहा कि ये जंग सर पर मुसल्लत की जा रही है? ऐसे में नेगोशिएशंस कामयाब होंगे? शायद हरगिज नहीं। इसीलिए आपने देखा है कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गजलबाफ ने NPR को कहा है कि ये फेक न्यूज है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये फेक न्यूज है कि सब कुछ प्रोडक्टिव है, ये फेक न्यूज है और ये सिर्फ मार्केट को हिलाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर एक सवाल बनता है, ऐसी सारी सूरत हाल में सर्टनली पाकिस्तान के बारे में कुछ भी अच्छा होता है, कोई भी अच्छी खबर मिलती है तो खुशी होती है, लेकिन पॉलिटिक्स को लेकर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर मैं हमेशा एपॉलिटिकल रहता हूं, किसी पार्टी की साइड नहीं लेता। और उसकी वजह यह है कि जितना आप जियो पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं ना, फिर आपको समझ में आता है कि बहुत से चेहरे ऐसे हैं कि जिनके पीछे से आपको सबक पढ़ना पड़ता है, और जब आप वो पढ़ते हैं तब आपका दिल नहीं करता है कि किसी को भी आप सपोर्ट करें, तब आपका दिल करता है कि आप सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करें। और डेमोक्रेसी को लेकर मेरा व्यू पॉइंट वो है जो मेरे उस्ताद
डॉक्टर इसरार अहमद का व्यू पॉइंट है कि आवाम की हुकूमत नहीं होती है, हुकूमत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की होती है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में फिर भी कोई खबर मिले तो खुशी तो होती है, लेकिन यहां पर ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की तारीफ तो हर कोई कर रहा है, डिप्लोमेटिक किंग दुनिया का हमें समझा जा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान को इस मौके पर इन नेगोशिएशंस में कूदना चाहिए था? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान ने जब से मीडिएटर का रोल संभालने की कोशिश की है, अनाउंस किया है कि हम तैयार हैं, इस्लामाबाद तैयार है, न्यूट्रल वेन्यू तैयार है, इंटरनेशनली पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक कैपिटल बहुत बढ़ चुका है, पाकिस्तान अपने कद से बहुत ऊपर जा चुका है, और जिस पर खुशी तो होती है, लेकिन यहां पर 3 वजूहात समझनी है कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा किया क्यों। पहली वजह यह कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ के साथ पर्सनल कनेक्शन है, और एनपीआर ने सनोबर इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर चीमा को कोट किया है, जिन्होंने कहा है कि विटकॉफ has a direct connection to आसिम मुनीर, और ये कनेक्शन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, ये कनेक्शन मिलिट्री टू प्रेसिडेंट है। और इससे फायदा पता क्या है? इससे फायदा ये है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबिलिटी गारंटर बन सकता है। अब यहां पर ये बात समझने की जरूरत है कि वो जो 400 kg का एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, कि जिसके बारे में जब शुरू में इस जंग में नेगोशिएशंस की बातें शुरू हुई, तब रशिया ने ऑफर किया कि वो एनरिच्ड यूरेनियम हम ले लेते हैं, जिस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया कि रशिया पर इस मामले में भरोसा नहीं है। लेकिन आप कुछ दिन में देखेंगे कि ईरान ये कहेगा कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा है, अगर पाकिस्तान गारंटी देता है तो हम वो 400 kg का एनरिच्ड यूरेनियम पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं कि उसको डिफ्यूज करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, आईएईए की डायरेक्शन के मुताबिक लेके जाना है, तो पाकिस्तान कर ले। और ये चंद दिनों में आप इसे और अनरावल होता हुआ देखेंगे। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, और ईरान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये तो है एक सिनारियो, दूसरा सिनारियो भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के 30 लाख वर्कर्स आज गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, और ये वो वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान को $30 बिलियन की रेमिटेंस भेजते हैं। तो अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो न सिर्फ पाकिस्तान की सप्लाई लाइन रुक जाती है, एनर्जी के लिए पाकिस्तान की रेमिटेंस भी रुक जाती है। सो पाकिस्तान नीड्स टू कंसिडर दैट एज वेल। और तीसरा एंगल कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ खास लगाव है, और आपने रिसेंटली सुना है कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो पहले नेगोशिएशंस करा रहे थे, वो ये कहते हैं कि विद इन रीच था नेगोशिएशन और पीस, जब अमेरिका ने और इस्राइल ने उसे सबोटाज कर दिया। और अब पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिश्ते हैं जो किसी और के पास नहीं हैं, और वो रिश्ते यूएस मिलिट्री कनेक्शन के हैं और ईरान के। एट द सेम टाइम गुडविल भी हमारे साथ मौजूद है, यानी ईरान भी आपसे मोहब्बत करता है। तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ये आज पाकिस्तान को हासिल है, और डिप्लोमेटिक कैपिटल बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि फेक कंट्री, उस फेक स्टेट ने जब ऑलरेडी हमास के नेगोशिएशन पर हमला किया था, क्या वो पाकिस्तान पर ऐसा कुछ कर सकता है? 18 मार्च 2025 को इस्राइल और हमास के दरमियान में सीज फायर चल रहा था, और मीडिएटर्स के तौर पर इजिप्ट और कतर ऑलरेडी टेबल पर मौजूद थे। लेकिन फिर इस्राइल ने क्या किया, फेक कंट्री ने, फेक स्टेट ने क्या किया, उस फेक स्टेट ने गजा पर फिर बमबारी शुरू कर दी और सीज फायर को वायलेट किया। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 के दरमियान फेक कंट्री ने, फेक स्टेट ने, इस्राइल ने 2073 बार सीज फायर को वायलेट किया। और लास्ट ईयर फिर आपने देखा कि एक बार फिर कतर के अंदर हमास मौजूद थी, निगोशिएशंस चल रही थी, और नतीजा क्या निकला कि इस्राइल ने फिर अटैक किया और फिर वायलेट किया और पीसफुल टॉक्स नहीं होने दी। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बहरान कमरावा ने अल जजीरा को रिपोर्ट किया है कि इस्राइल इस डील को नहीं होने देना चाहता। यूएस चाहता है कि पीस हो जाए, गल्फ चाहता है, जीसीसी के कंट्रीज
हूथीस चाहते हैं कि पीस हो जाए और इसराइल चाहता है कि ये पीस ना होने पाए। टाइम्स ऑफ इसराइल, जो कि खुद इसराइल की अपनी न्यूज आउटलेट है, उसने रिपोर्ट किया कि इसराइल का प्रॉब्लम सिक्योरिटी है। उसको नहीं यकीन कि ईरान इस नेगोशिएशन के बाद अपने वादों पर कायम भी रहेगा। लिहाजा इसराइल चाहता है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह बर्बाद हो, लेकिन वो फिजिकली ये प्रोग्राम खुद तबाह करना चाहता है। अब यहां पर सवाल बनता है कि क्या इसराइल ऐसी कोई एक्सपीडिशन पाकिस्तान के साथ कर सकता है? मेरा इस पर अंदाजा यह है कि ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। उसकी वजह यह है कि नंबर 1, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। नंबर 2, दुनिया में ऑलरेडी सप्लाई लाइन का एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा है। ऐसे में इसराइल ये हरकत करके दुनिया को फुली थर्ड वर्ल्ड वॉर में नहीं झोंकना चाहेगा। थर्ड, पाकिस्तान के यूएस के साथ, खास तौर पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनल कनेक्शंस हैं। सो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या चाहते हैं? वो खुद इस जंग से निकलना चाहते हैं। वो खुद इस जंग से थक चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट करता है कि अमेरिका में रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी 30% है और ऑलरेडी रूटर्स कहता है कि इस जंग पर रोजाना $2 बिलियन का खर्चा आ रहा है। ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शंस इस साल ड्यू हैं। ऐसे में यह मुहिम जोई इंतहाई मुश्किल है। तो सवाल यह रहा कि सारे रोल के बाद पाकिस्तान अपना रोल भी परफॉर्म कर देगा। हो सकता है मेहमान इस्लामाबाद आ जाएं, हो सकता है इस्लामाबाद वालों की सड़कों पे वीआईपी मूवमेंट हो जाए, 4 दिन के लिए जिंदगी अजीरन भी हो जाए, लेकिन इवेंचुअली निकलेगा क्या? रही बात इस डील की, मुझे नहीं लगता कि ये डील लॉन्ग लास्टिंग होगी। पहला सवाल तो ये है कि ये डील हो भी जाए, पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर दे और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कैपिटल तो मिल जाएगा, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ जाएगी, लेकिन क्या ये डील लॉन्ग लास्टिंग होगी? दुनिया में अमन कायम करना और इतने सारे फरीकों के बीच में अमन कायम करना मुश्किल होता है जब 2200 मरीन्स एक तरफ हों, 2500 मरीन्स आपके दरवाजे पर मौजूद हों, जब हमले का खतरा हर वक्त हो, जब बूट्स ऑन द ग्राउंड रेडी हों। ऐसे में अमन कायम करना मुश्किल होता है और ये पिक्चर अभी बाकी है।